हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, केमिस्ट्री गुरु हूं आपका। और अभी तक परमाणु संरचना के अंदर मैं ये होप कर रहा हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आया और उनसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बनाने में भी आपको बहुत मज़ा आया। और अब आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ गया होगा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? ओके। लास्ट लेक्चर में आपने अभी तक जो देख लिया है उसमें मैंने आपको जो डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल कॉन्सेप्ट है, किसी भी कण की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर, वो कण के साथ साथ तरंग की भांति भी व्यवहार बता सकता है, ये आपने ढंग से समझ लिया है। और इससे संबंधित जिस प्रकार की प्रॉब्लम आपको पूछी जा सकती हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर करी। और मैं ये पूरी उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आपने एक एक प्रॉब्लम को बहुत ढंग से देख लिया, उसको बना लिया और अब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो गया है वहां पे। तो आज मैं इसी सीरीज में आगे आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं जिसमें हम पढ़ रहे हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति ये जो डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल कॉन्सेप्ट है वहीं से हुई है। हाइजेनबर्ग को ये जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था कि कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रवृत्ति वो सारे कण बता सकते हैं जिनके मास, भार या द्रव्यमान नगण्य है, ये हजम नहीं हो रही थी, डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया, इसको देखने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये देखिए, ये मान लेते हैं कि एक परमाणु में उपस्थित नाभिक है, ये देखिए, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है। माना यह एक परमाणु है। अब हाइजेनबर्ग ने कि इलेक्ट्रॉन की जो द्वैत प्रवृत्ति है उसको देखने की ठानी, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सूक्ष्म कण को देखने वाला माइक्रोस्कोप का उपयोग किया। ये देखिए, इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप हाइजेनबर्ग ने उस जमाने में उपयोग किया, ये लाइट अर्थात प्रकाश द्वारा संचालित होता था। जैसे हम स्विच बोर्ड के अंदर लगा देते हैं ना स्विच को और फिर लाइट को ऑन करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही ये माइक्रोस्कोप जो उन्होंने वहां पे उपयोग किया था प्रकाश द्वारा, मतलब लाइट से ही ऑपरेट होता था, प्रकाश द्वारा संचालित। ये देखिए, और यहां से वो इस छोटे कण अर्थात इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को पता करने की कोशिश कर रहे थे। ये हाइजेनबर्ग की प्यारी प्यारी आंखें हैं, हाइजेनबर्ग। अब वो क्या करते कि अपने इस माइक्रोस्कोप को, जैसे बैक्टीरियाज दिखते हैं ना एक छोटे से, अगर हम सैंपल को लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर सेट करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही उनको यहां पर कुछ छोटा कण टाइप का मूव करता हुआ दिख रहा था। लेकिन उनके सामने जो रिजल्ट आ रहे थे, उनके सामने जो परिणाम आ रहे थे, उसको देखकर वो चौंक गए हैं। क्या? देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं, माना इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति जिसको हम पोजीशन बोल सकते हैं, परमाणु में X है, X है। तो जैसे ही वो इस इलेक्ट्रॉन पर अपने माइक्रोस्कोप को फोकस करने की कोशिश करते, इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली वहां से हट जाता और उनको इलेक्ट्रॉन की जो सही स्थिति है उसको X की जगह मापने की जगह वो X डैश पोजीशन पर उसको पाते। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो हम कह सकते हैं गलत स्थिति है, मान लेते हैं वो एक्स डैश मापी गई,
ये देखिए, मापी गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो वास्तविक स्थिति है, जो होनी चाहिए थी, वो x मेजर करनी चाहिए थी, लेकिन ये उस समय पर, जिस समय पर इसको x पोजीशन पर होना चाहिए था, ये x डैश स्थिति पर पहुंच जाता। तो इसका मतलब ये जो x और x डैश जो स्थिति है, उनका जो अंतर है, इसको हम त्रुटि बोलते हैं। अतः x और x डैश का जो अंतर है, इसको डेल्टा x बोलते हैं। पोजीशन अथवा स्थिति में मापी गई त्रुटि। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, तो डेल्टा x का मतलब होता है पोजीशन और या स्थिति जो है, इलेक्ट्रॉन या कोई भी दूसरा कण जिसका मास जो है वो नगण्य है, उसकी मेजरमेंट में हो गई त्रुटि। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह यदि ये मान लिया जाए, यदि इलेक्ट्रॉन की परमाणु में सही चाल v है, लेकिन इसको मेजर करने में फिर त्रुटि हो रही है ना, तथा इलेक्ट्रॉन की परमाणु में मापी गई गलत चाल, ये v डैश मापी गई, v डैश, ये देखिए, तो जो चाल में मापी गई त्रुटि है, चाल में मापी गई त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा v। इसको हम लिख सकते हैं v माइनस v डैश। ये देखिए, तो जो डेल्टा x है वो x माइनस x डैश है, और जो डेल्टा v है वो v माइनस v डैश है। तो कुल मिलाकर हाइजेनबर्ग ने ऐसा बताया कि यदि मैं इलेक्ट्रॉन को कण के साथ साथ तरंग भी मान लूं, तो हमेशा उसकी स्थिति और उसकी चाल में जो मेजरमेंट है, जो सही हमको मेजर करना चाहिए था, वो हमेशा त्रुटि कुछ ना कुछ आ जाएगी। अतः हाइजेनबर्ग के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनुसार इलेक्ट्रॉन अथवा किसी दूसरे कण जिसका मास नगण्य है को कण के साथ साथ यदि तरंग भी मान लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, जिसको हमने x से बताया, तथा सही चाल, जिसको हमने v से बताया, को मापने में हमेशा त्रुटि आ जाएगी। ये देखिए, त्रुटि को हम एरर बोल सकते हैं बच्चों। इसी को अनिश्चितता भी बोला है। अनिश्चितता, एरर अथवा अनिश्चितता आ जाएगी। तो सभी बच्चों को यह समझ में आना चाहिए कि हम ये जो त्रुटि या अनिश्चितता की बात हो रही है, ये जो ड्वेल नेचर है, जो द्वैत प्रकृति है,
उसी से आ रही है। अगर सिर्फ कण मानते हैं तो इस प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आएगी, अगर सिर्फ तरंग मानते हैं तो इस प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आएगी। आप खुद भी वैसे सोच सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक तरंग की भांति घूम रहा है ना, तो इतना फास्ट घूम रहा है ये कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मान लूं कि ये चोर है, और मान लेते हैं कि घर वालों ने, जैसे हाइजेनबर्ग घर वाले हैं, उन्होंने उस समय पाया कि इलेक्ट्रॉन उनके घर से चोरी करके भागा। अब इलेक्ट्रॉन आगे आगे और हाइजेनबर्ग अर्थात घर वाले पीछे पीछे। पुलिस वालों के पास पहुंचे घर वाले, घर वालों ने बोला कि इलेक्ट्रॉन नामक चोर हमारे घर से चोरी करके भागा। घर वाले पुलिस वालों को ये कंप्लेंट कर रहे हैं, पुलिस वाले इमीडिएटली घर वालों को देख के मुस्कुरा देते हैं तो घर वाले एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन नामक चोर की आप बात कर रहे हैं वो चोर तो हमारे पुलिस थाने में बंद है। तो ये कैसे संभव है कि अभी जो चोर इलेक्ट्रॉन पुलिस थाने में बंद है उसी समय में वो आपके घर से चोरी करके भागा। मतलब पुलिस वालों को यह आभास हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहां है पुलिस थाने में, और हाइजेनबर्ग मतलब घर वालों को यह एहसास हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन उनके घर में था। तो कुल मिलाकर यह अनिश्चितता हो गई ना, त्रुटि हो गई नहीं हो गई। तो इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट घूम रहा है कि हाइजेनबर्ग की ये जो बात है ये बहुत हद तक सही समझ में आती है। अब ये x की जगह x डैश जो पोजीशन पाई गई, इसको भी हम ऐसे समझा सकते हैं। देखिए, ये जो माइक्रोस्कोप है ये प्रकाश द्वारा संचालित हो रहा है, अर्थात जब इसको ऑपरेट किया जा रहा होगा तो इसमें से, जैसे होता है ना कि जब आप एक बंद कमरे में से दरवाजा खोलते हैं और सूरज की किरणें आ रही होती हैं तो आपको एक लाइन दिखती है जिसमें छोटे 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 कण दिखते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही जब इस माइक्रोस्कोप को इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस किया गया होगा तो यहां से फोटोन कुछ निकल रहे होंगे, ये फोटोन का उत्सर्जन हो रहा होगा, फोटोन। और ये जो फोटोन है बच्चों, ये जाके जो ऊर्जा का पुंज है, ऊर्जा का कलेक्शन है, जाके इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा होगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी बदल रही होगी और इससे इलेक्ट्रॉन की जो चाल है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बदल रही होगी मतलब चाल बदल रही होगी, इसलिए ये एरर आ रही होगी। तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको ऐसे समझा सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार जो हाइजेनबर्ग का नियम है, सिद्धांत है, वो ये है, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। ये देखिए, क्या है? एक ही समय में हम इलेक्ट्रॉन अथवा किसी दूसरे कण की, हम इलेक्ट्रॉन को तरंग मानते हुए, ऐसे लिखते हैं, तरंग मानते हुए इसकी सही स्थिति, जिसको हमने x बोला है, तथा चाल, जिसको हमने v बोला है, को मेजर नहीं कर सकते, को नहीं माप सकते। समझ रहे हैं आप? नहीं माप सकते। अर्थात अगर मैं किसी भी तरीके से मान लूं कि x को मैंने सही कैलकुलेट कर लिया तो v में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अतः यह तो हो गया स्टेटमेंट। अतः यदि हम किसी भी तरीके से यदि स्थिति को सही मेजर कर लेते हैं, यदि x को सही मेजर कर लेते हैं, तो x को सही मेजर करने का क्या मतलब हुआ? अर्थात जो डेल्टा x है वो शून्य हो जाएगा, डेल्टा x का मान शून्य हो जाएगा। डेल्टा x अभी आपको मैंने बताया क्या है, आंसर है x और x डैश का अंतर, पोजीशन अथवा स्थिति में मापी गई त्रुटि। तो त्रुटि अब शून्य हो जाएगी, है ना। सही मेजर कर लेते हैं तो
चाल अर्थात v में त्रुटि, v में त्रुटि बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। मतलब डेल्टा v का मान बहुत बढ़ जाएगा, डेल्टा v का मान उच्चतम हो जाएगा। और उल्टा बोल लीजिए, यदि हम चाल को सही सही कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर डेल्टा x जो है उसका मान बहुत बढ़ जाएगा, है ना। अथवा यदि चाल को सही मेजर कर लेते हैं, सही मेजर कर लेते हैं, मतलब डेल्टा जो v है वो अब शून्य हो गया, तो फिर स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति मतलब x में त्रुटि, अनिश्चितता, इसका मान बहुत बढ़ जाएगा। का मान बहुत बढ़ जाएगा, अर्थात डेल्टा x उच्चतम हो जाएगा। ये देखिए, तो कुल मिलाकर हाइजेनबर्ग का ये जो कॉन्सेप्ट है क्या, कि हम एक ही समय में इलेक्ट्रॉन या किसी भी दूसरे कण जिसका भार नगण्य है, तरंग मानते हुए इसकी सही सही स्थिति तथा चाल को नहीं माप सकते। ये देखिए, तो बाकी जितने भी साइंटिस्ट हैं, डी ब्रोगली हो गए, बोहर हो गए, वो सब तो हाइजेनबर्ग के इस जो कॉन्सेप्ट है उससे बहुत चिढ़ गए कि यार ये क्या मतलब हुआ भाई। जैसे हाइजेनबर्ग से पहले बोहर के जो फॉर्मूलास हमने पढ़े, उसमें बोहर ने क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन की जो सही सही वेलोसिटी है वो क्या है, हमने पढ़ा 2.188 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर प्रति सेकेंड। स्थिति मतलब जो x है, जिसको हमने r से लिखा था 0.529 मल्टीप्लाई बाय n² एंगस्ट्रॉम। और ऐसे ही अगर बात करते हैं ऊर्जा की तो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हाइजेनबर्ग ने इन सबको गलत साबित कर दिया कि यह हो ही नहीं सकता कि आप एकदम करेक्ट एनर्जी, करेक्ट वेलोसिटी, करेक्ट डिस्टेंस दैट इज पोजीशन या स्थिति को सही सही निकाल लेंगे। तो बोहर हाइजेनबर्ग को गुस्से में आके कुछ कह दिया, तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि भाई आपके ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, हाँ, लेकिन आज के बाद हम इसको सिर्फ बोला करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन की एक प्रोबेबल एनर्जी है, प्रोबेबिलिटी है, एक ऐसी वैल्यू है जिसको कि हम गैस कर सकते हैं कि इतनी ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही जो चाल आपने बताई बोहर, वो प्रोबेबल चाल है, और ऐसे ही आपने वहां पर जो स्थिति बताई है वो प्रोबेबल त्रिज्या है, स्थिति है। इसके आधार पर हाइजेनबर्ग ने एक यहां पे अपना रिलेशन भी बताया, तो उसके आधार पर ही प्रॉब्लम पूछी जाती है बच्चों। तो सभी को ये क्लियर हो गया जो मैंने बताया। डेल्टा एक्स का मतलब आपको क्लियर हो गया कि डेल्टा एक्स क्या है, त्रुटि है। आप देखिए, इसको एक बहुत सिंपल ऐसे भी उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आपने मोमेंटम में कोई आगे टेस्ट दिया आपसे, और टेस्ट में जो टोटल मार्क्स थे, ये टोटल मार्क्स 100 थे, 100 थे, और आपसे आपके टीचर ने पूछा कि भाई आपका जो मोमेंटम में आज टेस्ट हुआ उसमें बताओ आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आपने जैसे बोला कि सर मेरे 80 नंबर तो पक्का है आएंगे ही, लेकिन एक क्वेश्चन में डाउट है, हो सकता है वो सही भी हो जाए, हो सकता है वो गलत भी हो जाए। इसका मतलब आपको मिल रहे हैं 80, लेकिन एक क्वेश्चन में आपका डाउट है, तो आपने बोला कि हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो सर ±4 हो सकते हैं। ये देखिए, तो 80 तो मिलने वाले ही हैं, मतलब ये मान लेते हैं कि करेक्ट पोजीशन है, लेकिन इसमें ये जो ±4 है ये डेल्टा एक्स है। ये देखिए, यही त्रुटि है, अर्थात या तो 80 में से +4 होंगे तो 84 नंबर हो जाएंगे, या 80 में से -4 होंगे तो फिर 76 नंबर हो जाएंगे, यही होगा ना। तो ये है
डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा वी। अगर ये वी मान लेंगे तो ये डेल्टा वी है। तो समझ में आया सभी को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो अब हम इक्वेशन को यहां पे लिखते हैं और ये डायलॉग जो भी आपको मैंने बोला क्या प्रोबेबिलिटी, उसको भी हम यहां पे लिखते हैं। देखिए बच्चों, जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता समीकरण है, का अनिश्चितता समीकरण, वो ये है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाए। मतलब जो डेल्टा एक्स हमने लिखा स्थिति में त्रुटि, डेल्टा एक्स स्थिति में मापी गई त्रुटि, जिसको हमने एरर या अनिश्चितता बोला है। ऐसे जो डेल्टा वी है ये चाल में मापी गई त्रुटि, जिसको हमने यहां पे एरर बोला है। और जो एच है ये तो प्लैंक स्थिरांक है, इसका मान हमको ऑलरेडी पता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और ऐसे ही पाई ये 3.14 है। अच्छा, जो एम है ये जो भी कण है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका भार है, तो कण अथवा इलेक्ट्रॉन, इसका भार इलेक्ट्रॉन का तो हमको पता है, कण का आपको दे के रखेगा, कण अथवा इलेक्ट्रॉन का भार। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिया गया होगा। अच्छा, हम ये जानते हैं जो संवेग होता है, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं, इसका मान हम लिखते हैं P इज इक्वल टू एम वी। ये देखिए मोमेंटम जो हमारी संस्थान का नाम है उसका भी एम वी ही सिंबल है, उसका लोगो एम वी है ना। तो P इज इक्वल टू एम वी। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा P इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं, एम क्योंकि भार है ये तो हमेशा निश्चित रहेगा, इसमें तो त्रुटि आने से रही, बट चाल में त्रुटि ये हो सकती है, संवेग में त्रुटि ये हो सकती है। तो डेल्टा P संवेग में मापी गई त्रुटि है, मापी गई त्रुटि। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पर आप इस समीकरण को अगर एक बोल देते हैं तो यहां पे आप लिख सकते हैं, अतः समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी की जगह यहां पे हो जाएगा डेल्टा P ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाए। मतलब जो त्रुटि है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी एच अपॉन 4 पाए से, क्योंकि एच और पाए दोनों स्थिरांक है। अतः जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है ये तो हमेशा फिक्स रहेगी, और जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर देन वाले साइन को भूल देंगे, मतलब इग्नोर कर देंगे, इक्वल मानते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करा करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद होना चाहिए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत में। तो एच और 4 पाई की वैल्यू यहां पे रखते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेल्टा एक्स और डेल्टा P की जगह डेल्टा E और डेल्टा T की टर्म्स में भी पूछा गया है, तो वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए जरा। देखिए बच्चों, मैं यहां पे लिख देता हूं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा P ग्रेटर देन और इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड और डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14। तो इससे हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा जिसको हम याद रखते हैं 5.3 इंटू 10 की पावर -35। ये एग्जैक्ट वैल्यू 5.27 आती है ये, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां पर जूल
सेकंड में। ये देखिए, ये सॉल्व कर लिया है हमने, तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। और जैसा भी आपको मैंने बताया, देखिए जो एनर्जी होती है ना, ये होती है mc²। आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है वो ये है, और c को अगर मैं v से रिप्लेस कर दूं तो mv² लिख सकता हूं, और जो p है संवेग, वो हमने अभी लिखा mv है। तो अतः मैं e को p से डिवाइड कर देता हूं, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बच जाएगा v। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अतः E इज इक्वल टू क्या हो गया PV, और डेल्टा E इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डेल्टा P इंटू डेल्टा V। ये देखो बच्चों, तो ये मैंने क्या किया, जो एनर्जी है उसको डेल्टा P और डेल्टा V की टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया है। इसको समीकरण नंबर 4 बोल देते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं जो चाल होती है, ये देखिए V, ये होती है दूरी, जिसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब पोजीशन, और बटा समय, ये समय। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये देखिए बच्चों, डेल्टा V का मान है ये। इसको मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 5। अब जो समीकरण नंबर 3 है, अतः समीकरण 3 से, ये देखिए जो समीकरण 3 है उसमें मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा x डेल्टा V से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और डेल्टा P तो पहले लिखा हुआ ही था। ये देखिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.27 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड। ठीक है, अब देखो जो डेल्टा P और डेल्टा V है, ये देखो ये वाला, ये इसको मैं डेल्टा E लिख देता हूं, और ऐसे ही ये जो डेल्टा T की टर्म्स में अगर मुझे चाहिए तो इसको मैं यहां लिख देता हूं डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा V। ये देखिए, ये तो डेल्टा T की टर्म्स में रिलेशन आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, ये डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा V। ये देखिए, तो इसलिए यहां मैं लिख सकता हूं डेल्टा V और डेल्टा P की जगह तो डेल्टा E हो गया, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x बाय डेल्टा V डेल्टा T हो गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5.27 इंटू 10 की पावर -35 जूल सेकेंड। ये देखिए, ये समीकरण भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। ये ऑल्टरनेटिव है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत में। ओके, और यहां जो डेल्टा E है क्या है, ये आंसर है, ये ऊर्जा में मापी गई त्रुटि। और ऐसे ही जो डेल्टा T है, ये समय में मापी गई त्रुटि। तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट ही आपको ये संबंध, जो रिलेशनशिप है, वो देखने को मिल जाए बच्चों। क्या कि इनमें से कौन कौन से संबंध या रिलेशनशिप हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार सही हैं। समझ में आ गया सभी बच्चों को हमने कैसे ये इक्वेशन डिराइव किया, और ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहां पे जो मैंने अभी आपको बताया था कि हाइजेनबर्ग ने क्या ऐड किया, बोहर के सिद्धांत में जो हमने पढ़े थे उसको, और मैं यहां पे लिखूंगा। तो बच्चों ये लिख लिया सभी ने। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रायिकता, अथवा संभाव्यता, मतलब संभावना, संभाव्यता। तो देखिए, हाइजेनबर्ग के अनुसार, हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कोश में जिसकी प्रोबेबल एनर्जी, ये देखिए,
प्रोबेबल एनर्जी। प्रोबेबल एनर्जी मतलब प्रोबेबल ऊर्जा, प्रायिकता या संभाव्यता मतलब संभावना जो ऊर्जा की है ना, जिसकी प्रोबेबल ऊर्जा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम है, में प्रोबेबल डिस्टेंस, सब जगह देखिए प्रोबेबल टर्म का उपयोग हो गया। प्रोबेबल डिस्टेंस मतलब संभाव्यता, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, डिस्टेंस आर, जिसका मान 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम है, में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल चाल मतलब वेलोसिटी, जो v है 2.188 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर प्रति सेकेंड होगी। ये देखिए, तो जो हम अभी एग्जैक्ट वैल्यूज डिफाइन कर रहे थे, क्या जो प्रोबेबल ऊर्जा है उसकी वैल्यू हमने इतनी डिफाइन करी, लेकिन अब इसके साथ हमने प्रोबेबिलिटी टर्म लगा दिया है, प्रायिकता वर्ड लगा दिया है। ऐसे जो आर का मान है वो इतना, अब ये प्रोबेबल हमेशा दूरी होगी, और ऐसे ही v का मान इतना होगा। ये देखिए, और ये सही भी लगता है भाई, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि जैसे अगर आपके सामने टेबल पर, जिस पर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे वीडियो लेक्चर को देखकर, तो वहां इतने सारे परमाणु पड़े हुए हैं जिसमें इतने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, क्या मैं उनकी सही सही स्थिति, सही सही चाल, सही सही ऊर्जा को कभी भी परिभाषित कर पाऊंगा? नहीं। तो प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है, प्रायिकता या संभाव्यता जो वर्ड है, ये सही लग रहा है। तो हाइजेनबर्ग का ये जो सिद्धांत है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है कि हम जब भी ऊर्जा, वेलोसिटी या दूरी की बात करेंगे, इतने छोटे कण की जिसका मास नगण्य है, हमेशा प्रोबेबिलिटी वर्ड लगाना जरूरी है। तो हाइजेनबर्ग ने ये डिफाइन किया, अतः हाइजेनबर्ग के अनुसार परमाणु में उपस्थित वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जिसको हमने बोला है प्रोबेबिलिटी, सबसे ज्यादा होगी, सर्वाधिक होगी। ये देखिए, होगी, उस क्षेत्र को ऑर्बिटल अथवा कक्षक कहते हैं। ये देखिए, कहते हैं, ठीक है बच्चों, ऑर्बिटल अथवा कक्षक कहते हैं। क्लियरली लिख देता हूं इसको मैं यहां पे। तो आप ये सोच सकते हैं कि सर ये ऑर्बिटल और ऑर्बिट अर्थात कोश या कक्षक, दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, कोश जो हम बोहर के परमाणु मॉडल में पढ़ के आए, और अभी हमारे सामने आ गया है कक्षक। तो हम अब ये देखने जाएंगे कि ये कक्षक कहां है परमाणु में, है ना। तो कोश, जिसको हम कक्षा भी बोलते हैं या जिसको हमने ऑर्बिट भी बोला है, ये देखिए, ये हमेशा 2D, 2 डायमेंशनल क्षेत्र है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे जो आपका घर है, अगर आप बाहर से खड़े होकर अपने घर को देख रहे हैं तो आपको 2D में दिख रहा है, लेकिन जब आप घर के अंदर चले गए तो वो पूरा 3D क्षेत्र हो गया। तो कोश, कक्षा या ऑर्बिट ये हमेशा 2D क्षेत्र है, तथा कक्षक, जिसको हमने ऑर्बिटल बोला है, ये हमेशा
3D क्षेत्र है, ये देखिए। तो हम इस 3D क्षेत्र के अंदर एंट्री करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं, है ना। तो वो भी हम आगे अभी देखेंगे, आप मेरे लेक्चर्स में देखोगे। तो ये आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए बच्चों। सबसे पहले तो जो समीकरण अभी हमने लिखा था, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जिससे कि आपको फॉर्मूला से बेस प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगले सीरीज में जो लेक्चर आपके सामने आने वाला है, आप उसमें मुझे ये करते हुए देखेंगे। तो आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, और अनिश्चितता के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित उन्होंने बताया कि हम आज के बाद जब भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, दूरी और चाल को कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम कभी भी करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। हम क्या कर पाएंगे, आंसर है सिर्फ प्रोबेबिलिटी, संभावना, कि ये संभावित ऊर्जा है, ये संभावित चाल है, ये संभावित दूरी है, ये बता पाएंगे। तो वही हमने यहां पे लिखा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में ढंग से आप लिख लेंगे, डिक्टेट कर लेंगे, और अगले लेक्चर में इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा आप उनको ढंग से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसको नोट करिए।